नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज की इस वीडियो में 4 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपकी भरपूर हेल्प होगी। और जो लोग ये कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ फाइल हमें कहाँ पे मिलेगा, तो फरवरी महीने से इसका पीडीएफ फाइल बीपीएससी मेकर ऐप पर किसी भी कोर्स के तहत जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, आप वहां पर जाकर के इसे निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फ्री पीडीएफ है, मतलब इस सीरीज का जो तमाम पीडीएफ है वो फरवरी 2024 से हमने फ्री कर दिया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में किसी भी कोर्स में जाकर इसका पीडीएफ फाइल को आप निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि भारत में पहली बार हुए आकलन के आधार पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की जनसंख्या कुल कितनी है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था और आपको बताया था इसकी कुल संख्या भारत में है 718। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। हिम तेंदुए की जो जनसंख्या बताई गई वो 718, जबकि 2023 में जुलाई महीने में एक रिपोर्ट आई थी। अगर बाघों की बात करें तो पूरे भारत में 3682 टाइगर हैं इस समय। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर इसकी संख्या 54 बताई गई थी। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखें। हालांकि सबसे आगे है मध्य प्रदेश, और अगर हम बात करें हिम तेंदुआ की, तो ये सबसे अधिक है लद्दाख में। टाइगर के मामले में मध्य प्रदेश आगे है और हिम तेंदुआ के मामले में लद्दाख। और ये तमाम जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी गई है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक जानकारी देता हूँ। बीपीएससी मेकर ऐप पर 8 फरवरी 2024 तक आपके लिए एक ऑफर है बीपीएससी वाले कोर्स में। जो लोग लेना चाहें ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना, जब कोर्स को परचेज करेंगे तो इस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे और एक नाम मात्र की फी के साथ 12 महीने की अवधि के लिए हमारे तमाम मटेरियल, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, बिहार जीके, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस आधारित नोट्स, तमाम चीजों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पर 70वीं बीपीएससी एग्जाम की। लेकिन इसके अतिरिक्त जो आपका बीपीएससी ट्री वाला कोर्स है, उसमें आप ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे BM100, जिस वक्त यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपका सेक्शनल टेस्ट जो है, इसकी संख्या 111 है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और बीपीएससी वाला जो टेस्ट सीरीज है, जो आप यहाँ पे बैनर में देख रहे हैं, जो हमने जानकारी दिया था, आज आपको इसका जो कर सकते हैं छठा प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसी कोर्स के अंतर्गत आप जब लिस्ट में विजिट करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज, वहां पर जाकर इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो टेस्ट आपका छूट चुका है तो वो भी दे सकते हैं आप। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि जो छूट चुका है वो हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप कभी भी ज्वाइन कीजिए, वो तमाम टेस्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो अब यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि का आवंटन मिला है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, एग्जैक्ट जो राशि है, जो डेटा है, वो है 10,754 करोड़ रुपए। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों में देखें, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पहला पॉइंट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया। हालांकि ओवरऑल ये छठी बार है जब निर्मला सीतारमण के द्वारा एज ए वित्त मंत्री बजट पेश किया गया है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 6 बार हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसमें से 5 बार पूर्ण बजट है और ये पहली बार है जब उनके द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है 1 फरवरी 2024 को। और इस बजट की हम बात करें तो इसमें रेलवे का विस्तारीकरण का भी बजट दिया गया। और साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे, इसके तहत बिहार को 10,754 करोड़ रुपए का तोहफा दिया गया, जो कि दानापुर डिवीजन के विकास में खर्च किए जाएंगे। तो यहां से इतनी सारी चीजें हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है, दानापुर डिवीजन। आप सभी को मालूम है, भारत को, अगर भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो मौजूदा समय में भारतीय रेलवे को 18 डिवीजन में विभक्त किया गया है, या फिर 18 जोन में विभक्त किया गया है। इन 18 जोन में से एक है पूर्व मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर बिहार में है। तो इनसे संबंधित चीजों को रिलेट करते हुए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी और इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। और इसके 5 डिवीजन है, जिनमें कि सोनपुर, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय और समस्तीपुर।
तो यहाँ पर जो दानापुर आप देख रहे हैं, इसी डिवीजन के विकास कार्यों पर ये राशि जो अभी हाल ही में आवंटित हुई है, ये इसमें खर्च किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए रेलवे डिवीजनों की बात हुई, तो ऐसे में जो दानापुर की हमने चर्चा किया है, तो आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। 2020 में एक्चुअली हमने जानकारी भी आपको दिया था कि भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चलाई गई थी। ये भारत के इतिहास की पहली किसान रेल थी। किसानों की आय को दोगुना करने की या फिर उसे बढ़ाने के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ये किसान रेल चलाई गई थी। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर बात जो आई है पूर्व मध्य रेलवे की, तो कई छात्र यहाँ पर फंसते हैं। वो चीजें हम एक और स्लाइड में देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में है। देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जाम में पूछा जाए, एक्चुअली ये प्रश्न पूछा भी गया है, अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ये पूछा जाए कि पूर्व मध्य रेलवे का यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ पर है, अगर प्रश्न इस प्रकार का है, अगर विकल्प में हाजीपुर है तो हाजीपुर को टिक कर दीजिए। अगर बाय द वे वहां पर ये लिखा है कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिहार के किस जिले में है, तो वहां पर हाजीपुर कभी भी आप लोग टिक मत कीजिएगा। वहां पर आपको टिक करना है वैशाली, क्योंकि बिहार में हाजीपुर नाम का कोई जिला नहीं है। वैशाली नाम का जिला है जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। वैसे ही आरा जो है, आरा जिला नहीं है बल्कि भोजपुर जिला है। आरा उसके अंतर्गत एक स्थान का नाम है। ठीक है, एक भोजपुरी गाना आया था, आरा जिला घर बात कौन बात के डर बा। आरा जिला नहीं है कोई। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, कंफ्यूजन का शिकार आप हो सकते हैं। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना। और अभी हमने जो बताया कि इसके अंतर्गत 5 जो रेल मंडल है या फिर जो डिवीजन है, इनमें सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद है। ये तमाम चीजें आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है कि तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें बिहार 21वें स्थान पर रहा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की चर्चा करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इसका ये छठा संस्करण था, तमिलनाडु में 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक ये आयोजित हुआ है। और ये आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया था, जिसमें कि चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर। हालांकि ये जानकारी जब इसकी शुरुआत हुई थी इस प्रतियोगिता की, तब भी हमने आपको दिया था। अभी हाल ही में ये संपन्न हो गया है, पदक तालिका सामने आ गई है और यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकते हैं। इस प्रतियोगिता की बात करें तो महाराष्ट्र 158 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। कौन शीर्ष स्थान पर रहा, तो महाराष्ट्र। उसके बाद क्रमशः तमिलनाडु 98 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, हरियाणा 103 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर तमिलनाडु 98 पदक के साथ दूसरे स्थान पर कैसे है, जबकि हरियाणा ने तो 103 पदक अपने नाम किया है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि हरियाणा की अपेक्षा तमिलनाडु ने अधिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया, इसी वजह से इसे दूसरा स्थान मिला। स्वर्ण पदक के आधार पर भी स्थान का निर्धारण होता है, तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, आगे हम बात करें इस प्रतियोगिता में बिहार को लेकर, बिहार के संदर्भ में, तो बिहार 5 पदकों के साथ 21वें स्थान पर रहा। बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है और ये काफी खबरों का विषय रहा। हालांकि कुछ प्रश्न यहाँ से हमने आपको बताया था 3 से 4 दिन पहले, जब प्रतियोगिता में यानी कि इस प्रतियोगिता में दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आपको मालूम होगा, हमने इसी सीरीज में आपको जानकारी दिया था। तो अगर हम यहाँ पे 2 स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं, तो इनमें 2 स्वर्ण पदक, एक तो शुभम कुमार और दूसरा दुर्गा सिंह ने अपने नाम किया। शुभम कुमार ने स्वर्ण पदक जो अपने नाम किया आर्चरी में, ये आर्चरी प्रतियोगिता में अपने नाम किया, जो कि भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। जबकि वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें दुर्गा सिंह की, जो कि गोपालगंज की रहने वाली है और 1500 मीटर जो दौड़ है महिला वर्ग में, इसमें इन्होंने अपने नाम किया है। तो ये चीजें यहाँ पर स्वर्ण पदक को लेकर जानकारी है। अच्छा, पुरुष वर्ग में जो स्वर्ण पदक 1500 मीटर दौड़ में अपने नाम किया, हमने ये भी जानकारी आपको दिया था कि उत्तराखंड के कोई हैं जिनका नाम एक्चुअली मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, उन्होंने अपने नाम किया है। आपको हमने इसी सीरीज में जानकारी दिया था। फिलहाल ये कंप्लीट जो सूची है पदकों की, वो आगे हम प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पर इसको हम स्किप करते हैं, अगले कुछ प्रश्नों में इसकी जानकारी होगी, तो वहां पर आप जरूर इसको देख लीजिएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि चंपई सोरेन।
विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। दरअसल आपको ध्यान रखना 31 जनवरी 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं, जो कि झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर के भी नाम से जाना जाता है। अब तक वे परिवहन मंत्री थे झारखंड सरकार में, लेकिन अब ये बने हैं कह सकते हैं झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री। ये नाम यहाँ पर ध्यान रखें, इनका नाम है चंपई सोरेन। दरअसल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। किनकी यहाँ पर बात हो रही है? तो हेमंत सोरेन की बात हो रही है। अच्छा, एक जानकारी यहाँ से बहुत ज्यादा मतलब चर्चे में है कि हेमंत सोरेन की बात करें तो वह इस तरह झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। इनसे पहले इनके पिताजी, जिनका नाम शिबू सोरेन और साथ ही साथ मधु कोड़ा, जो इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में जो झारखंड के राज्यपाल हैं ये सीपी राधा कृष्णन है। तो फिलहाल इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। कुछ चीजें जो यहाँ से खबरों में है जो पूछे जा सकते हैं, आई थिंक वो हमने यहाँ पर सभी चीजों को इसमें सम्मिलित कर दिया। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन की, तो आप यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस तस्वीर में देख सकते हैं और नए जो अभी 12वें मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के चंपई सोरेन, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड टाइगर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, झारखंड को लेकर या फिर बिहार को लेकर जो बेसिक सी जानकारी हम आपको देते आ रहे थे, तो इसमें झारखंड की एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं। जो ये बिहार वाले मैप को आप देख रहे हैं, इसमें हमने आपको बताया था कि बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, या फिर हम उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ भी बोल सकते हैं। तो दक्षिण में है झारखंड, और झारखंड की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य गठित हुआ था बिहार से अलग होकर, और बिहार का जो सम्मिलित क्षेत्रफल था उसका 46% भूभाग के साथ, या फिर यूं कहे 46% भूमि के साथ झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। तो ये चीजें ध्यान रखें। वर्तमान में बिहार जो है ये अपनी स्वतंत्र स्थिति में है। अच्छा, बिहार जो अलग हुआ था बंगाल से, ये भी एक प्रश्न है। दरअसल 22 मार्च 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था और भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और रिसेंटली 2023 में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? तो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 चली थी 2015 से 2020 तक, और पार्ट 2 अभी शुरू हुई है 2020 से, जो कि संचालित हो रही है। तो इसी के अंतर्गत एक योजना थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि 111वें स्थापना दिवस का, ये बिहार स्थापना दिवस का थीम था। 22 मार्च 2024 को 112वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा बिहार का। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर बिहार से संबंधित बेसिक सी जानकारी है, आप लोग से जरूर पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बिहार सरकार ने मांगुर मछली को किस वर्ष राजकीय मछली घोषित किया था? तो उसका आंसर था 2008 में। यानी कि बिहार की जो राजकीय मछली है वह है मांगुर। और ये जानकारी हमने इसलिए आपको दिया क्योंकि अभी हाल ही में घोल मछली को गुजरात सरकार ने राजकीय मछली घोषित किया था। चलिए, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? इसका करेक्ट आंसर है भारत की रैंक रही है 93, यानी कि 93। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था का नाम है। इसके द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 39 अंक या फिर 39 स्कोर के साथ भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा। देखिए, पहले के समय में ये हमने देखा कि कई बार आप लोग भी जानते होंगे, प्रॉपरली ये पूछा जाता था कि भारत को या फिर बिहार कौन से स्थान पर है, यानी उसकी रैंक पूछी जाती है। लेकिन कुछ दिनों से, या फिर कह सकते हैं कुछ मतलब जो एग्जाम रिसेंटली आयोजित हुए हैं, वहां पर हमने ये नोटिस किया है कि इसका समग्र स्कोर क्या रहा वो भी पूछा जाने लगा। अब मतलब ये चलन अब बढ़ रहा है, तो इस पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना है, कितने अंकों के साथ कितने देशों में कितने स्थान पर रहा। ठीक है, तो ये आपको मलाल नहीं होगा कि चीजें हमने वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ा, अगर विस्तार में पढ़ते तो निश्चित हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ये छोटे छोटे चीजों पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा।
चलिए, पिछले वर्ष 2022 की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत 50वें स्थान पर था। देखिए, अगर हम बात करें शीर्ष देश जहां पर भ्रष्टाचार सबसे कम है, तो इस सूची में वैसे देशों की बात करें तो डेनमार्क 90 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा और ये लगातार छठी बार है जब डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर 87 अंक के साथ फिनलैंड रहा, तीसरे स्थान पर 85 के साथ रहा न्यूजीलैंड। तो ये टॉप 3 कंट्री है जहां पर भ्रष्टाचार जो है वो सबसे कम है। आगे कुछ पॉइंट पे हम बात करें तो यह लगातार छठी बार है जब डेनमार्क इस सूचकांक में अर्थात सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में अपनी स्थिति कायम रखी है। तो इस लिहाज से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे बात करें, जबकि 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया जो है ये 11 का स्कोर हासिल करके सबसे भ्रष्ट देश के रूप में उभरा है। यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें कहां पर सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, तो सोमालिया में। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहां से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में भारत सरकार ने किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे और जो लक्ष्य का निर्धारण हुआ है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि 2047 तक का। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पहला अंतरिम बजट भी है। साथ ही नए संसद भवन में पेश यह पहला अंतरिम बजट है। यहाँ पर जो चीजें आप देख रहे हैं वो तमाम चीजें हमने अगले स्लाइड में भी यहाँ पर डाल दिया है। फिलहाल ये ध्यान रखिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है विकसित भारत का वो 2047 तक का है। ये तमाम चीजें जो एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट में जो चीजें निकलकर सामने आई है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बेसिक से पॉइंट है इनसे संबंधित जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं वो तमाम चीजों का वर्णन यहाँ पर हमने किया है। तो सभी चीजों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। दरअसल अगर हम बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की, तो निर्मला सीतारमन ने छठी बार कुल मिलाकर ये बजट पेश किया है। तो 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया और यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पहला अंतरिम बजट है। पूर्ण बजट की बात करें तो 5 बार ये बजट पेश कर चुकी है, अंतरिम बजट ये पहला है इनका और नए संसद भवन में पेश यह पहला अंतरिम बजट है और यह नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और यह छठी बार है जब निर्मला सीतारमन ने बजट पेश की है। अगले कुछ पॉइंट में इस प्रकार निर्मला सीतारमन लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है, जिन्होंने संसद में 10 बार बजट पेश किया था। इनमें 8 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट भी था। हालांकि उनके बाद जो नाम आता है वो आता है पी चिदम्बरम का, जिन्होंने कुल मिलाकर 9 बार बजट पेश किया था। तो ये बेसिक से पॉइंट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलिए हम इसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं। ये छठा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। तो नवीनतम आकलन के आधार पर इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 6.5%। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड द्वारा हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया और इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वित्त वर्ष 24-25 में 6.5% की दर से आगे बढ़ेगी। हालांकि पिछली बार जब ये आकलन किया गया था वो था 6.3%। अच्छा, जब इस चीज को आप पढ़ रहे होंगे कई जगहों पर ये गलती से 6.7% लिख दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है जब इसमें आप देखेंगे जो ऑफिशियल जो कर सकते हैं पेज है जो ये जारी किया गया उसमें आपको 6.5% ही दिखेगा। बहुत कर सकते हैं वेबसाइट पर बहुत सारे न्यूज चैनल ने 6.7% लिखा है, लेकिन कई लोगों ने 6.5% भी लिखा है। तो जो इसका एग्जैक्ट जो सही आंसर होगा वो 6.5% ही होगा। इस चीज को लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर कंफ्यूजन ज्यादा हो तो एक बार अच्छी तरीके से रिसर्च कर लीजिएगा। चलिए अगला सातवां प्रश्न है कि 1 फरवरी 2024 को भारत के 5 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। बताएं कि अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। थोड़े दिन पहले ही हमने आपसे इसके बारे में चर्चा किया था, आई थिंक 2 दिन पहले, और हमने आपको बताया था कि भारत में अब रामसर स्थलों की जो संख्या है वो बढ़कर हो गई है 80, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि विश्व वेटलैंड्स डे यानी कि अगर हम रामसर स्थल दिवस की बात करें तो इसकी पूर्व संध्या यानी कि 1 फरवरी 2024 को प्रत्येक वर्ष विश्व वेटलैंड डे जो मनाया जाता है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसकी पूर्व संध्या यानी कि 1 फरवरी 2024 को
भारत ने 5 और वेटलैंड्स को रामसर साइटों यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के रूप में नामित किया। अब ये कौन-कौन से हैं, किस राज्य से हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। तो इसके आधार पर देखें तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 से बढ़कर अब 80 हो गई है। अब ये 5 रामसर स्थल की बात करें जो इस सूची में शामिल हुए हैं तो 2 राज्यों से हैं। एक है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक से 3 है और जबकि तमिलनाडु से 2 है। तो इन 3 स्थल की बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के तीनों अगर हम बात करें स्थलों की तो इसमें अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनासिनी एस्चुरी और मगदी केके संरक्षण रिजर्व, जबकि जो अन्य 2 है कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोला वन रिजर्व या फिर रिजर्व वन जो कि तमिलनाडु के हैं। तो कुल 5 इस सूची में शामिल हुए हैं और इस आधार पर अब 75 से इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 80। अगला पॉइंट वही है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और पिछले वीडियो में जब हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहे थे हमने आपको पूछा था 2024 में इसका थीम क्या है अर्थात इसका विषय क्या है। तो इसका निर्धारित विषय है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण 2024 का। देखिए सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करें तो वो तमिलनाडु में है जहां पर इसकी संख्या अब 16 हो चुकी है। और उसके बाद दूसरा जो आता है वो उत्तर प्रदेश है जहां पर इसकी संख्या है 10। हालांकि इन सब के अतिरिक्त अगर हम बिहार की दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है कांवर झील या फिर कांवर पक्षी अभ्यारण्य, इस प्रकार से भी इसे याद रख सकते हैं, जो कि बेगूसराय में है, जिसे नवंबर 2020 में मान्यता मिली थी रामसर स्थल के रूप में कांवर झील को, जो कि बिहार के बेगूसराय में है। आप यहाँ पर इसको इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ये बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर झील है। चलिए आगे अगला 8वां प्रश्न है कि तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, अभी दूसरे प्रश्न में इसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे, इसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। अभी हम आपको इस बारे में और भी जानकारी देंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिए पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत के किसी राज्य अर्थात तमिलनाडु में ये आयोजित हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है जब ये दक्षिण भारत में आयोजित हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना ये इसका 6ठा संस्करण था। इसका आयोजन हुआ 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक, जो कि तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। कहां पर? चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में ये आयोजित हुआ। पदक तालिका की बात करें जो एक्चुअली प्रश्न भी पूछा गया है, तो पदक तालिका में अगर हम बात करें तो शीर्ष स्थान पर रहा महाराष्ट्र, जो कि 57 स्वर्ण, 48 रजत, 53 कांस्य, कुल 158 पदक जीतकर शीर्ष स्थान अपने नाम किया। दूसरे स्थान पर रहा जो मेजबान तमिलनाडु है, इन्होंने 38 स्वर्ण, 21 रजत और 39 कांस्य, कुल 98 पदक अपने नाम किया। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा और हरियाणा 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य और कुल 103 पदक अपने नाम किया। और यही जानकारी हम आपको दे रहे थे कि हरियाणा की अपेक्षा तमिलनाडु ने अधिक स्वर्ण अपने नाम किया है, भले ही कुल पदकों की संख्या कम ही क्यों ना हो। इसलिए स्वर्ण पदक के आधार पर इसे दूसरा स्थान मिला, मतलब कि हरियाणा से ये ऊपर रहा। अगले पॉइंट पे बात करें, चौथे स्थान पर रहा दिल्ली ने कुल 56 पदक अपने नाम किया। लेकिन वहीं पर बिहार को लेकर जो जानकारी हम आपको दिए थे, बिहार इसमें 21वें स्थान पर रहा और 2 स्वर्ण पदक बिहार ने अपने नाम किया, 2 रजत, 1 कांस्य और कुल मिला के 5 पदकों के साथ 21वां स्थान हासिल किया है। अच्छा, बिहार को लेकर जब हम आपको जानकारी दे रहे थे दूसरे प्रश्न में, हमने आपको बताया कि शुभम कुमार जो कि भोजपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया आर्चरी में, जबकि दुर्गा सिंह जो कि गोपालगंज की है और इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में महिला वर्ग में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, किसी भी रूप में एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि जो वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा। तो राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आयोजन की बात करें तो 1 से 4 फरवरी 2024 और नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयुष मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। अगर हम इस आयोजन की बात करें, इस समारोह की बात करें या फिर यूं कहें इस मेले की बात करें, तो यह मेला आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आदि को शामिल करते हुए भारत की समृद्ध उपचार परंपराओं पर आधारित है, जो कि अभी हाल ही में 1 से 4 फरवरी 2024 तक कहां पर, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि ट्रांस फैट को खत्म करने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए WHO
यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निम्नलिखित में से कितने देशों को सम्मानित किया है? देखिए, ट्रांस फैट को खत्म करने का जो भी प्रयास है, उनमें जो सफलता मिली है, इसको लेकर कुल 5 देशों को सम्मानित किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड या फिर ट्रांस अम्ल दोनों को खत्म करने में उनकी उत्कृष्ट कार्य व प्रगति के लिए 5 देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सम्मानित किया है। अब यहाँ पे देखिए 5 देश हैं कौन? ये 5 देशों में डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड है। अच्छा, यहाँ पर जो एक शब्द हम प्रयोग किए हैं ट्रांस फैट, आखिर ये होता क्या है? अगर आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा है तो इसको ध्यान से समझिएगा। दरअसल ट्रांस फैट वनस्पति तेलों से उत्पन्न असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड वसा अर्थात अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि तेलीय खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग खूब बड़े पैमाने पे किया जाता है। खास करके जो स्ट्रीट फूड आप लोग खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। जो स्ट्रीट फूड होते हैं वहां पर जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसकी मतलब जो मात्रा होती है उसमें तैलीय खाद्य पदार्थों में वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए हमें बाहर में जंक फूड आदि या फिर फास्ट फूड आदि नहीं सेवन करना चाहिए अधिक पैमाने पर। अच्छा, इसको लेकर कुछ जानकारी आपको दे दूं कि पिछले साल 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, हमने आपको बताया भी था, इसकी जानकारी दिया था कि 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब के रूप में चिन्हित किया था। यानी कि अगर स्ट्रीट फूड हब की बात करें तो वो भारत में एक स्थान है भागलपुर। ये किसने चिन्हित किया था? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, तमाम जानकारी आपको दी गई है। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के युवा वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है, ये तीनों यहाँ पर जो विकल्प ए, बी और सी में है, आर नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भारत, ये तीनों यहाँ पर करेक्ट होगा। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। आपको ध्यान रखना कि ब्लावाटनिक जो पुरस्कार है, पहले इसको हम समझ लेते हैं ब्लावाटनिक पुरस्कार आखिर होता क्या है। देखिए, ब्रिटेन में रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान में बेहतरीन काम करने के लिए युवा वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इस वर्ष जो इस पुरस्कारों की घोषणा हुई है, ब्लावाटनिक पुरस्कार के लिए कुल 9 विज्ञानियों का चयन किया गया है। इन 9 में से 3 भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय मूल के 3 युवा वैज्ञानिक भी इसमें शामिल है। और इनमें आपको ध्यान रखना है प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत शामिल है, जिन्हें भी इस पुरस्कार से अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा उंगलेई या फिर उंगलई थेडी उनगल ओरिल पहल का संबंध किस राज्य से है? देखिए, नाम थोड़ा सा अटपटांग है, ये एक पहल है और इसका संबंध जो है यह है तमिलनाडु सरकार से। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए यानी कि इस पहल उंगलई थेडी उनगल ओरिल पहल का संबंध तमिलनाडु से है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से 16 फरवरी 2024 तक किया जाएगा? इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आज के इस वीडियो का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 700 लाइक का। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आज शाम 7 बजे आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और जो भी छात्र पहली बार इस कोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो इस प्रोमो कोड को जरूर अप्लाई कीजिएगा बीपीएससी वाले कोर्स को। अगर टीचर वाले कोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो इस वाले प्रोमो कोड को अप्लाई कीजिएगा। ये वाला पैनल वाला जो कोर्स होगा उसी को परचेज कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।